अब थोड़ा माहौल में बदलाव लाते हैं, थोड़ा हंसी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मंच पर जो कभी अब अगले आने वाले हैं उनके बारे में, तो जैसे हमने इंदु के बारे में बताया कि ये मुस्कुरा के हरा देते हैं, तो अगर ये है मुस्कान तो वो है ठहाका। ये है मुस्कान तो वो है ठहाका, क्योंकि ये अगर चाचा है तो वो भी है काका। इनकी कविता से कोई बचा ना आज तक कोई जीव। इनके बारे में अफवाहें हैं, हमने सुना है, सर लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इनके घर में मकड़ी और चींटे तो भाग जाते हैं अगर राजू पहुंच गए वहां पर, क्योंकि पता नहीं शायद कविता सुनाना शुरू कर दे वहां पर। तो इनकी कविताओं से बचा ना आज तक कोई जीव। आइए मंच पर यहाँ भी कविता सुनाने को राजीव। जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई नहीं बचा तो आप लोग क्यों बचेंगे। मैं आज दो कविताएं सुनाऊंगा। तो पहली कविता का संदर्भ पहली कविता का संदर्भ यह है कि अभी हाल में हमारे घर में कुछ लोग आए थे जिनको लेकर मैं रोज गार्डन गया। तो जैसे कि मेरी उम्र हो रही है, उस दिन पैर में काफी तकलीफ थी, तो मैं बैठ गया और मैं बैठ करके हवा चल रही थी और मैंने लिखना शुरू किया। इसके कुछ भाव हमने कहीं शायद कहीं सुने होंगे, इसलिए पूर्ण रूप से ये मौलिक है, कहना मेरे लिए मुश्किल है, पर शब्द हमारे हैं और ये मेरा प्रयास है हिंदी लिखने का। तो सुनिए, शीर्षक है हवा का झोंका। मैं हवा का एक झोंका हूं, मैं हवा का एक झोंका हूं, बिना किसी बंधन के मैं आजाद हूं। मैं तो सिर्फ हवा का एक झोंका हूं, निरंतर बहता हूं उजाड़ जंगलों में, सूखे रेगिस्तानों में, ऊंचे पर्वतों पर, मस्त समुद्र की लहरों पर मैं बहता हूं, सिर्फ बहता हूं, अंत से अनंत तक, शून्य से शून्य तक सिर्फ बहता हूं। और तुम गुलाब के बगीचे की एक कली हो, तुम गुलाब के बगीचे की एक कली हो, तुम बंधी हुई हो धरा के एक कण से, धरती का एक अंश से जुड़ी हुई हो। तुम गुलाब के बगीचे की एक कली हो, तुम दीप्तिमान हो, धरती की सुंदरता हो, और मैं तो सिर्फ हवा का एक झोंका हूं। तुम मुझको देख तो नहीं सकती, तुम मुझको देख तो नहीं सकती, पर मेरा स्पर्श महसूस कर सकती हो। मेरे ही बहाव से तुम्हारी नाजुक पंखुड़ियां खुलती हैं, मेरे ही बहाव से तुम्हारी नाजुक पंखुड़ियां खुलती हैं, तुम अंगड़ाई लेती हो, और मुझे लगता है काश मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, काश मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, थोड़ी देर ठहर जाऊं, थोड़ी देर तुम में समा जाऊं, थोड़ी देर तुम में खो जाऊं। पर क्या करूं मैं जिस द्रव्य पदार्थ का बना हूं, रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, मुझे बहना ही होगा, अनंत से अनंत तक निरंतर बहना ही होगा। कभी सोचा है तुमने निरर्थक हवा का झोंका क्या है? कभी सोचा है तुमने निरर्थक हवा का झोंका क्या है? बिना तुम्हारे सुगंध के, बिना प्राण के, बिना आत्मा के, ये सिर्फ अज्ञेय और अगाध है, धुंधा और अस्पष्ट है, शून्य है। कभी सोचा है तुमने गुलाब का बगीचा क्या है और इन गुलाबों में तुम क्या हो? बिना हवा के झोंके के, बिना दूर तक तुम्हारी सुगंध को फैलाने वाले के। मैं ना होता तो तुम बस एक सुंदर स्थिर मूरत होती। भौरे भी तुम्हारे पास नहीं मंडराते, कोई जूड़े में नहीं सजाता, प्रेमी अपनी प्रेमिका को तुम्हें भेंट भी नहीं करता, और शायद तुम मंदिर का चढ़ावा भी ना बनती। सोचा है कभी तुमने हमारा संबंध क्या है? सोचा है कभी तुमने हमारा संबंध क्या है? हमारी परस्पर अधीनता क्या है? इंटरडिपेंडेंस को कहते हैं। हमारी परस्पर अधीनता क्या है? कभी सोचा है हमारा संबंध क्या है? हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के संपूरक हैं, हम एक दूसरे को अर्थ देते हैं, अस्तित्व देते हैं, फिर भी कितने अलग हैं हम, कितने विभिन्न हैं हम, कितने दूर हैं हम। तुम धरती से जुड़ी हुई हो और मैं आजाद और आबाद हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ हवा का एक झोंका हूं, अर्थहीन, अनर्थक, निर्जीव, निरर्थक, सूखा, रसहीन, बिना आकृति के, निराकार, खोखला, उजाड़, रिक्त और विमूढ़। विश्वलोक के आक्रोश से, ध्वनि से सिर्फ कोलाहल और शोर मचा सकता हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ हवा का एक झोंका हूं।
हमारा तुम्हारा मिलन क्षणिक ही रहेगा, हमारा तुम्हारा मिलन क्षणिक ही रहेगा, पर वो पल वो क्षण जब मैं तुम्हारे पास से गुजरा था, वो क्षण वो पल वो क्षण जब मैं तुम्हारे पास से गुजरा था, तुम्हारी खुशबू तुम्हारी सुगंध तुम्हारे सौरभ में खुला था और अपने साथ दूर दूर देशों में तक तुम्हें ले गया था, पुरानी बिछड़ी सुखद यादों की तरह। तुम्हारी मीठी सौम्यता ने मुझे रूह दी थी, आत्मा दी थी। तुमसे दूर मैं तो सिर्फ एक हवा का झोंका हूं, बहता रहा हूं, बहता रहूंगा, क्योंकि मैं तो एक हवा का झोंका हूं। तो ये तो थी वो ऐसी कविता जैसी कि मैं लिखता हूं, पर पिछले 5-6 साल से हमारी धर्मपत्नी ने मुझे कई एक बार कहा है कि अगर तुम सरल कविता नहीं लिखोगे तो तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल है। कीड़े मकोड़े तो जा चुके, तो ये और कहा कि कम से कम अगर तुम लोगों को हंसा नहीं सकते हो तो कम से कम ऐसा कुछ लिखो कि जिससे लोग कम से कम मुस्कुरा दें। तो ये मेरा प्रथम प्रयास है एक व्यंग के लिए। तो अगर आप लोग अच्छा नहीं मिलेंगे तो हाथ ताली बजा दीजिएगा, जब कम से कम हम प्रोत्साहित हो जाएंगे। हाँ, तो इस कविता का शीर्षक है समोसा की महिमा। समोसा की महिमा। आप सभी लोगों में कोई ऐसा है जो समोसा को न जाने? कोई ऐसा है जो समोसा को न जाने, जिसने कभी समोसा नहीं खाया हो, जो रह रह के समोसा को याद न करता हो? पर क्या आपको मालूम है कि समोसा का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? इसके उत्तर में थोड़ी सी अनिश्चितता है, पर समोसा भारत में नहीं जन्मा था। समोसा भारत में नहीं जन्मा था। इसके पूर्वज, जिन्हें संबोसा कहा जाता था, शायद 13वीं या 14वीं शताब्दी में मुगलों के सल्तनत के जमाने में मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में मिस्र देश से, इजिप्ट से, मध्य पूर्व में मिस्र के देश से भारत आए थे। और जब ये आए थे तो संबोसा पूर मांसाहारी हुआ करता था। संबोसा का पूर मांसाहारी हुआ करता था। उसकी त्वचा श्वेत हुआ करती थी और उसे भट्टी में पकाया जाता था। तो ये तो है इनके पूर्वजों की बात। संबोसा को भारत इतना भाया कि उसने भारत की नागरिकता ले ली। और भारत में पंजीकरण के समय संबोसा ने अपना ब शब्द त्याग दिया और समोसा बन गया। समोसा ही नहीं बना, अपने को भारत को अपनाने के लिए, भारतीय बन जाने के लिए मांस अंडा त्याग दिया और शुद्ध शाकाहारी बन गया, जिससे समोसा की आने वाली पीढ़ियां भारतीय कहलाएं। हमारे समोसे ने एक महत्वपूर्ण त्याग और किया, ऐसा त्याग जिसकी चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती है, बिना किसी हिचक या संकोच के, बिना किसी चीख या पुकार के, सिर्फ हल्की सी झंकार के और बस थोड़ी सी बुदबुदाहट से बेचारा समोसा गरम गरम तेल घी में तब तक गोते खाता रहा, तब तक नहाता रहा, जब तक उसकी त्वचा का रंग भारतीयों जैसा भूरा नहीं। और इस तरह समोसा भारतीय संस्कृति का एक अंश बन गया। पिछले 2 शताब्दियों में यह अंश से प्रतीक बना, प्रतीक से भारत का राजदूत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समोसा ही हमें मिलता है। आज दुनिया के कोने कोने में जब भी कोई भारतीय घूमने जाता है, जब भी कोई भारतीय भारत का खाना ढूंढता है, उसे कोई ना कोई समोसे की दुकान मिल ही जाती है और दुकान के सामने 4-6 देशी भी मिल ही जाते हैं। समोसा ही हमारी पहचान है। यह तो रहा समोसा का इतिहास। अब चलिए परिचय कराते हैं आपको समोसा। ये तो रहा समोसा का इतिहास, पर चलिए परिचय कराते हैं आपको समोसा के अस्तित्व से, उसके हृदय से, उसकी आत्मा से। मिस्र से आया था इसलिए आकार पिरामिड ही है, वैसे त्रिकोण लगता है और अंदर इसके आलू मटर का मसालेदार पूर भरा होता है। छोटे छोटे आलू के टुकड़ों को मटर से संवार कर, गरम मसाला और साबुत धनिया से लपेट कर, थोड़े से घी तेल में हल्का हल्का भून कर
अनारदाने का बीज चुनकर जब धनिया के पत्ते से सजाया जाता है तो उसका सौंधापन हम आप सबको बचपन की याद दिला देता है। हम अब आपको बचपन की याद दिला देता है। समोसा खाने की हुड़क उठाना हमारा पैदाइशी अधिकार है। हम भारतीय किस काम के अगर समोसा का नाम न ले, हम भारतीय किस काम के अगर समोसा का नाम न ले। अब देखिए समोसा न मिले तो क्या होता है। समोसा न मिले तो अक्सर टिप्पणी होती है। समोसा न मिले तो अक्सर टिप्पणी होती है, चाय पे बुलाया था और समोसा भी नहीं खिलाया। अरे हम कोई अंग्रेज है कि बस सैंडविच रख दिया, जैसे कि चाय पर नहीं हाई टी पर बुलाया हो। पर जब गरम गरम समोसा मिलता है, जब गरम गरम समोसा मिलता है, जब कोई पहला कौर या गस्सा तोड़ता है, जब कोई पहला कौर या गस्सा तोड़ता है, भीनी भीनी सुगंध जब नाक तक पहुंचती है, मन मस्तिष्क आध्यात्म तक पहुंच जाता है और मुंह में पहला गस्सा रखते ही स्वर्ग सिर्फ 2 उंगल रह जाता है। पर देखिए सदियों से हमारे समाज की जटिल प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न रहा है। समाज की जटिल प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न रहा है जिसकी चर्चा में गरम नरम बहस होती है, जिसके बारे में तर्क वितर्क करते न जाने कितने लोग शहीद हो गए, पर आज तक इसका सही उत्तर नहीं मिल पाया है। प्रश्न है, समोसे का स्वाद उसकी खोल से आता है या उसके पूर से? समोसा का स्वाद उसकी खोल से आता है या उसके पूर से, या दोनों के मिलाप से, या दोनों के सम्मिश्रण से? यही प्रश्न भारत के स्रोत के हर वासी भी पूछता है। यही प्रश्न भारत के स्रोत का हर वासी भी पूछता है। हमारी भारतीयता क्या उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम से आती है, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से, या इन सब के मिलाप से, या इन सब के सम्मिश्रण से? जिस दिन समोसे के स्वाद का प्रश्न हल हो जाएगा, जिस दिन समोसे के स्वाद का प्रश्न हल हो जाएगा, उस दिन हम सभी भी अपनी भारतीयता को समझ पाएंगे। एक अनुरोध है मेरा, ज्यादा लंबा नहीं पूछा, एक अनुरोध है मेरा, निजी अनुरोध है आप सबसे। भारत में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लिखें, बात करें, उनसे अनुरोध करें कि वे अपने संसद के सदस्य को दरखास्त दें, कि वे अपने संसद के सदस्य को दरखास्त दें कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पेश किया जाए, कि लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पेश किया जाए जिसमें समोसा को राष्ट्रीय नाश्ता घोषित किया जाए, जिसमें समोसा को राष्ट्रीय नाश्ता घोषित किया जाए और साल में एक दिन समोसा दिवस मनाया जाए। साल में एक दिन समोसा दिवस मनाया जाए। गांव-गांव में, शहर में जुलूस निकाले जाएं और सरकार की तरफ से मुफ्त में गरीबों को समोसा और चटनी बांटा जाए। सरकार की तरफ से मुफ्त में गरीबों को समोसा और चटनी बांटा जाए। गरीब कम से कम साल में एक दिन तो रूखी सूखी रोटी की जगह तला हुआ समोसा खा पाएगा। साल में एक दिन तो उन गरीबों का स्वर्ग भी सिर्फ 2 उंगल रह जाएगा। तो ये तो थी कविता, धन्यवाद। पर अब समय आ गया है इस सभा के मध्यांतर का, अब समय आ गया है इस सभा के मध्यांतर का। आ गया है समय समोसा खाने का। शौक से समोसा खाइए चटनी लगाकर और जीवन का आनंद उठाइए अपना प्रेम जताकर। नमस्ते।